रूस से आया है एक दोस्त। व्लादिमीर पुतिन अपने भारत दौरे पर पहुंच चुके हैं। अगले 30 घंटे हम सबकी नजर इस पर रहेगी कि पुतिन और मोदी के बीच क्या क्या समझौते होने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं रुचा अनिरुद्ध और लेकर आई हूं खबरें अनकही। आज हम बात करेंगे पुतिन के भारत दौरे की, उनकी किलेनुमा कार की, और मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी कार बेहतर है, पुतिन की या ट्रंप की। बात होगी लालू राज के लैंड फॉर जॉब स्कैम की और साथ ही बात होगी भारतीय नौसेना की वीरता की। आज नेवी डे है तो इस पर बात करना तो बनता है। और साथ ही आज मैं आपको बताऊंगी सोशल मीडिया के एक नए ट्रेंड, पोस्टिंग जीरो की। लेकिन इन सारी बातों से पहले देखते हैं आज की बड़ी खबरें। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 30 घंटे के भारत दौरे पर दिल्ली पहुंच चुके हैं। एयरपोर्ट पर लैंड करते ही वो अपने दोस्त पीएम मोदी से मिलने उनके घर पहुंचे। प्राइवेट डिनर के दौरान दोनों नेताओं ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। कल राष्ट्रपति भवन में पुतिन का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। भारत में आज भी हवाई यात्रा बुरी तरह प्रभावित रही। भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो की 200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो गईं। इसका कारण तकनीकी गड़बड़ी, खराब मौसम और एयरपोर्ट कंजेशन को बताया गया। सबसे बड़ी वजह डीजीसीए के नए पायलट रेस्ट और ड्यूटी नियम है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर के काम में लगे बूथ लेवल अधिकारियों पर बढ़े दबाव को देखते हुए राज्यों को अहम निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती, काम के घंटे कम करने और बीएलओस को मानवीय आधार पर छूट देने पर विचार करने को कहा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत आ चुके हैं। उनका यह आधिकारिक दौरा करीब 30 घंटे का होगा। शाम करीब 6:30 बजे उनका विमान दिल्ली में उतरा। पुतिन के भारत पहुंचते ही सबसे चौंकाने वाली बात यह हुई कि प्रधानमंत्री मोदी खुद उनको लेने पहुंचे और रेड कारपेट पर अपने दोस्त का वो इंतजार कर रहे थे। दोनों गले मिले। उसके बाद थोड़ी देर उन्होंने सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा और फिर दोनों साथ बैठकर वहां से रवाना हो गए। पीएम मोदी ने पुतिन का स्वागत अपने घर यानी लोक कल्याण मार्ग पर किया। वहां दोनों नेताओं के बीच एक बहुत ही खास प्राइवेट डिनर हुआ। इसे कूटनीति या डिप्लोमेसी की दुनिया में एक बहुत बड़ा इशारा माना जाता है। दुनिया के दो सबसे ताकतवर नेता एक मेज पर बैठे, सिर्फ दो लोग, बिना किसी भारी भरकम डेलीगेशन के। अब आप सोचेंगे कि खाने की मेज पर ऐसी क्या बातें होती हैं जो कॉन्फ्रेंस रूम में नहीं हो सकती। तो देखिए, जब माहौल अनौपचारिक या इनफॉर्मल होता है तभी सबसे मुश्किल मुद्दों पर खुलकर बात होती है। इस मीटिंग में जरूर दुनिया के हालात, युद्ध और दोनों देशों की सुरक्षा पर सीधी बात हो रही होगी। पुतिन का यह दौरा सिर्फ 30 घंटे का है, बहुत छोटा, लेकिन इसका मतलब बहुत बड़ा है। पहली बात, पुतिन 4 साल बाद भारत आए हैं। इस दौरान यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया, दुनिया की राजनीति बदल गई। रूस पर पश्चिमी देशों ने कड़े प्रतिबंध लगा दिए। ऐसे में पुतिन का भारत आना एक बड़ा संकेत है। दूसरी बात, अभी दुनिया दो खेमों में बंटती दिख रही है। एक तरफ अमेरिका और उसके साथी, दूसरी तरफ रूस और चीन। भारत बीच में है और भारत की पोजीशन बहुत अहम है। तीसरी बात, भारत और रूस के बीच दशकों पुरानी दोस्ती है। रूस ने भारत का तब साथ दिया जब कई देश साथ नहीं देते थे, चाहे हथियारों की बात हो या फिर यूएन में वोटिंग की। 5 दिसंबर यानी शुक्रवार का दिन पुतिन के लिए बहुत व्यस्त रहने वाला है। जैसा कि मैंने भी बताया कि पूरा दौरा सिर्फ करीब 30 घंटे का है, इसलिए हर मिनट बहुत कीमती है। सुबह करीब 11 बजे पुतिन राष्ट्रपति भवन जाएंगे। यहां उनकी मुलाकात राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से होगी। ये एक शिष्टाचार वाली मुलाकात होती है, जिसे हम प्रोटोकॉल कहते हैं। राष्ट्रपति भवन में पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाएगा, यानी उनका औपचारिक स्वागत होगा। इसके बाद वो राजघाट जाएंगे, महात्मा गांधी की समाधि पर श्रद्धांजलि देंगे। वहां करीब 30 मिनट रुकेंगे। और ये परंपरा है, जब भी कोई बड़ा विदेशी नेता भारत आता है तो राजघाट जरूर जाता है। राजघाट से निकलकर पुतिन 23वें इंडिया रशिया समिट के लिए हैदराबाद हाउस पहुंचेंगे। हैदराबाद हाउस वो जगह है जहां भारत अपने विदेशी मेहमानों के साथ ऑफिशियल टॉक्स यानी आधिकारिक बातचीत करता है। यहां दोपहर तक बैठकों का दौर चलेगा, जिसके बाद दोनों नेताओं की तरफ से प्रेस स्टेटमेंट्स आने की उम्मीद है। अब जरा समझते हैं कि आखिर इस दौरे की टाइमिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। आज की तारीख में रूस एक युद्ध में फंसा हुआ है।
अमेरिका और पश्चिमी देश यानी वेस्ट रूस पर तरह तरह के प्रतिबंध लगा रहे हैं। ऐसे समय में जब दुनिया के कई देश रूस से बात तक करने से कतरा रहे हैं, पुतिन का भारत आना बताता है कि भारत किसी के दबाव में नहीं है। हम अपनी विदेश नीति खुद तय करते हैं। रूस को इस वक्त एक भरोसेमंद साथी की जरूरत है, एक ऐसा साथी जो उसकी बात सुने, उसकी जरूरतों को समझे और दुनिया के मंच पर संतुलित राय रखे। और भारत से बेहतर दोस्त उनके लिए कोई नहीं हो सकता। वहीं भारत के लिए भी रूस बहुत जरूरी है। हमारी सेना के बहुत सारे हथियार, टैंक और फाइटर जेट्स आज भी रशियन हैं। हमारी सुरक्षा के लिए इनके मेंटेनेंस और नए पार्ट्स बहुत जरूरी हैं। इसके अलावा आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि पेट्रोल और डीजल की कीमतें दुनिया भर में आग लगा रही थी। तभी यूक्रेन युद्ध के कारण रूस पर पश्चिमी देशों ने पाबंदी लगा दी, जिस वजह से रूस को कम दाम पर कच्चा तेल बेचना पड़ा, जिससे भारत को बहुत फायदा हुआ। इसी सस्ते तेल की वजह से हमारे देश में महंगाई उस स्तर पर नहीं बढ़ी जितनी बाकी दुनिया में बढ़ी। हैदराबाद हाउस में कल जो बातचीत होगी उसमें सबसे बड़ा मुद्दा एनर्जी, सिक्योरिटी और डिफेंस का ही होगा। हो सकता है कि दोनों देश रुपए और रूबल में व्यापार करने पर समझौता करें। इसका मतलब यह है कि हम रूस से सामान खरीदने के लिए डॉलर का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपनी करेंसी का इस्तेमाल करें। इससे अमेरिका या डॉलर पर हमारी निर्भरता कम होगी। ये एक बहुत बड़ा आर्थिक कदम हो सकता है। कल लंच के बाद पुतिन के भारत मंडपम जाने का भी प्लान है, जहां वो कुछ वक्त के लिए रुकेंगे। शाम को वो आरटी यानी रशिया टीवी के लॉन्च प्रोग्राम में शामिल होंगे। इसके बाद पुतिन राष्ट्रपति भवन में डिनर के लिए जाएंगे, जिसके लिए शाम करीब 7:30 बजे का समय तय किया गया है। अपनी लगभग 30 घंटे की यात्रा पूरी करने के बाद पुतिन मॉस्को के लिए रवाना हो जाएंगे। ये छोटा लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत अहम दौरा माना जा रहा है। यहाँ एक और पहलू है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए, वो है जियोपॉलिटिक्स यानी दुनिया की राजनीति। हमारे पड़ोस में चीन और पाकिस्तान है। इन दोनों के साथ रूस के रिश्ते भी बदल रहे हैं। भारत को यह सुनिश्चित करना है कि रूस और चीन की दोस्ती इतनी गहरी ना हो जाए कि भारत के हितों को नुकसान पहुंचे। इसलिए पुतिन को अपने करीब रखना भारत की रणनीति का एक बहुत अहम हिस्सा है। सवाल है कि अमेरिका और यूरोप इसे कैसे देखेंगे। शायद उन्हें पसंद ना आए, लेकिन भारत का साफ रुख है। भारत अपने हितों के हिसाब से फैसले लेगा, किसी और के कहने पर नहीं। पीएम मोदी और पुतिन की केमिस्ट्री पुरानी है। आपको याद होगा जब प्रधानमंत्री मोदी रूस गए थे तो पुतिन ने खुद उन्हें गाड़ी में घुमाया था और अपने घर ले गए थे। पीएम मोदी ने भी अपने घर में उसी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। जरा सोचिए, पुतिन इस वक्त दुनिया के सबसे आइसोलेटेड नेताओं में से एक है। पश्चिमी देश उनसे बात नहीं करना चाहते। उन पर युद्ध अपराधों के आरोप हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया हुआ है। ऐसे में पुतिन का भारत आना और प्रधानमंत्री मोदी का उनका स्वागत करना, ये एक बड़ा संदेश है। शुक्रवार की दोपहर बाद जब पुतिन और पीएम मोदी साझा बयान जारी करेंगे तो पूरी दुनिया के कान खड़े होंगे। अमेरिका भी सुन रहा होगा और चीन भी देख रहा होगा, क्योंकि जब भारत और रूस एक साथ खड़े होते हैं तो ये एशिया में शक्ति का एक बहुत बड़ा संतुलन या बैलेंस ऑफ पावर बनाता है। ये बताता है कि दुनिया अब सिर्फ एक ध्रुवीय या यूनिपोलर नहीं रही। मुझे लगता है कि ये दौरा बेहद सफल रहने वाला है। 30 घंटे बहुत कम समय होता है, लेकिन दोस्ती में समय नहीं, नियत मायने रखती है। पुतिन का सीधे प्रधानमंत्री के घर जाना और वो डिनर मीटिंग ये साफ कर गया है कि भारत और रूस के रिश्तों की गर्माहट कम नहीं होने वाली। पुतिन का दौरा हमें ये भी सिखाता है कि राष्ट्रहित सबसे ऊपर होता है। दुनिया क्या कहती है इससे फर्क नहीं पड़ता। जो हमारे देश के लोगों के लिए अच्छा है, भारत वही करेगा। तो हमारी नजर इस खबर पर बनी रहेगी। हैदराबाद हाउस से क्या निकलता है, किन समझौतों पर दस्तखत होते हैं, ये हम आपको अगले अपडेट में बताएंगे। फिलहाल यहाँ समझना जरूरी था, ये सिर्फ एक नेता का आना नहीं है, ये दो पुराने दोस्तों का एक बार फिर हाथ मिलाना है, एक नई और मजबूत साझेदारी के लिए। जैसे कहते हैं ना, अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इंडीड। आप इस दौरे के बारे में क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि रूस के साथ भारत की दोस्ती हमें भविष्य में और मजबूत बनाएगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर भेजिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दिल्ली में हैं और वो अपने साथ अपना चलता फिरता किला भी लेकर आए हैं। वही लिमोजीन जिसके बारे में मैंने आपको 2 दिन पहले बताया था।
ऑरस सेनात। इसके बारे में हमने बात की थी, लेकिन आज हम इसकी तुलना अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की द बीस्ट से करेंगे। ये दोनों गाड़ियां सिर्फ आराम के लिए नहीं, बल्कि मिसाइल, बम, गोलियों और केमिकल अटैक तक से बचाने के लिए बनी है। यानी बात सिर्फ लग्जरी की नहीं है, ताकत, टेक्नोलॉजी, पैसे और रुतबे के दिखावे की भी है। इसलिए तुलना जरूरी हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की गाड़ी की, द बीस्ट। ये एक कस्टम बिल्ट कैडिलैक लिमोजीन है, जिसे खास तौर पर अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए बनाया गया है। लेकिन इसे कार कहना गलत होगा, क्योंकि ये असल में एक टैंक है, जिसे समझ लीजिए से कार के कपड़े बना दिए गए हैं। इसका वजन करीब 9 टन है, यानी 2 बड़े हाथियों के बराबर। इसकी सुरक्षा इतनी मजबूत है कि इसके दरवाजे बोइंग 757 हवाई जहाज जितने भारी हैं। ये ब्लास्ट रेजिस्टेंट, बुलेट प्रूफ और केमिकल अटैक प्रूफ है। अगर बाहर की हवा में जहर भी फैल जाए तो इसके अंदर ऑक्सीजन के टैंक ताजा हवा देते रहते हैं। इसमें 8 इंच मोटा आर्मर, करीब 3 इंच मोटे ग्लास, रन फ्लैट टायर्स और पूरी तरह सील्ड कैबिन जैसे फीचर्स हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात पता है क्या है? इस गाड़ी में हमेशा प्रेसिडेंट के ब्लड ग्रुप का खून और एक रेफ्रिजरेटर मौजूद रहता है, और अगर कोई दुश्मन पास आने की कोशिश करे तो ये गाड़ी धुएं के बादल छोड़ सकती है, और इसके दरवाजों के हैंडल को छूने पर 120 वोल्ट का करंट लग सकता है ना, बिल्कुल जेम्स बॉन्ड वाली फिल्म जैसी कार। अब नजर डालते हैं व्लादिमीर पुतिन की सवारी ऑरस सेनात पर। जहां द बीस्ट एक मजबूत टैंक जैसी लगती है, वहीं ऑरस किसी शाही महल जैसी दिखती है। ऑरस सेनात रशिया का अपना बनाया हुआ लग्जरी आर्मर्ड लीवो ब्रांड है, जो कॉटेज प्रोजेक्ट के तहत सिर्फ राष्ट्रपति और खास लोगों के लिए तैयार हुआ। इसे रशिया की रोल्स रॉयस भी कहा जाता है, क्योंकि ये देखने में बहुत ही शानदार और क्लासी है। लेकिन इसकी खूबसूरती पर मत जाइएगा, ये भी पूरी तरह बुलेट प्रूफ है और बम धमाकों को आसानी से झेल सकती है। इसका इंजन बहुत खास है। इसमें 4.4 लीटर ट्विन टर्बो V8 हाइब्रिड इंजन है, जो करीब 600 हॉर्स पावर पैदा करता है। ट्रंप की भारी भरकम बीस्ट को तेज भागने में थोड़ी दिक्कत होती है, वहीं पुतिन की ऑरस सिर्फ 6 सेकंड में 100 की रफ्तार पकड़ लेती है। इसके टायर्स डैमेज होने के बाद भी चलते रहते हैं, और कैबिन को केमिकल अटैक से बचाने के लिए खास एयर फिल्टर सिस्टम दिए गए हैं। कहा जाता है कि गाड़ी पानी के अंदर भी पूरी तरह सुरक्षित रह सकती है, मानो एक पनडुब्बी हो। इसके अंदर का नजारा तो और भी अलग है। महंगी लकड़ी, लेदर की सीटें और ऐसी लग्जरी जो किसी 5 स्टार होटल में भी शायद ना मिले। यानी सुरक्षा के साथ साथ पूरा आराम भी। अब बात करते हैं इन गाड़ियों की कीमत की, क्योंकि इसमें टैक्स पेयर का पैसा लगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक द बीस्ट की एक कार की अनुमानित कीमत लगभग 10 करोड़ रुपए के आसपास है, और ऐसी कई यूनिट पूरे फ्लीट के लिए तैयार की जाती है। वहीं ऑरस सेनात के सिविलियन वर्जन का बेस प्राइस लगभग 2.5 करोड़ रुपए है, लेकिन पुतिन के लिए जो पूरी तरह आर्मर्ड और स्पेशल स्टेट वर्जन बना है, उसकी कीमत इससे काफी ज्यादा मानी जाती है। हालांकि सही आंकड़े खुलकर सामने नहीं आते। तो अब सवाल आता है, दोनों में से कौन ज्यादा दमदार है? तो देखिए, अगर हम सिर्फ ताकत और वजन की बात करें तो ट्रंप की द बीस्ट जीत जाती है। ये भारी है और इसे तोड़ना लगभग नामुमकिन है। ये एक पुराने जिद्दी पहलवान की तरह है, जो अपनी जगह से हिल नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ पुतिन की ऑरस सेनात नई टेक्नोलॉजी का नमूना है। ये थोड़ी हल्की है, ज्यादा तेज है और ज्यादा मॉडर्न है। अगर किसी हमले में वहां से जल्दी भागना हो तो ऑरस बाजी मार लेगी। द बीस्ट राष्ट्रपति को बचाकर छुपा सकती है, लेकिन ऑरस उन्हें बचाकर वहां से रफू चक्कर हो सकती है। मुझे लगता है कि ये दोनों गाड़ियां अपने अपने लीडर की पर्सनैलिटी को दिखाती हैं। ट्रंप की गाड़ी दिखाती है, मैं भारी हूँ, मजबूत हूँ, मुझसे पंगा मत लेना। और पुतिन की गाड़ी कहती है, मैं स्मार्ट हूँ, तेज हूँ और मैं अपनी चाल खुद चुनूंगी। अब आप सोचिए, अगर आपको एक दिन के लिए इनमें से कोई एक गाड़ी चुनने का मौका मिले तो आप किसे चुनेंगे? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज हम एक ऐसी खबर पर बात करेंगे जो पिछले कई सालों से बिहार की राजनीति और देश की अदालतों में गूंज रही है। ये जुड़ी है बिहार के सबसे रसूखदार राजनीतिक परिवार से, लालू प्रसाद यादव और उनकी फैमिली से। मामला है लैंड फॉर जॉब स्कैम, यानी नौकरी के बदले जमीन लेने का आरोप।
आज यानी 4 दिसंबर 2025 को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले पर बहुत अहम सुनवाई हुई। सबकी नजरें इस बात पर थीं कि क्या आज कोर्ट आरोप तय कर देगा। लेकिन लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के लिए आज का दिन थोड़ी राहत लेकर आया। कोर्ट ने उन्हें कुछ दिनों की मोहलत दे दी। अगली सुनवाई कब होगी और ये पूरा घोटाला है क्या, जिसकी फाइलें 2004 से खुल रही हैं, पूरा स्कैम आपको आसान तरीके से समझाती हूँ। सबसे पहले ताजा अपडेट जान लीजिए। आज राउज एवेन्यू कोर्ट में फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पर सुनवाई हुई। आसान भाषा में कहें तो कोर्ट को यह तय करना था कि लालू यादव और उनके परिवार पर पक्के तौर पर कौन कौन से आरोप लगेंगे और मुकदमा कैसे आगे बढ़ेगा। लेकिन बचाव पक्ष यानी लालू यादव के वकीलों ने कोर्ट से थोड़ा समय मांग लिया। उनका कहना था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स अब भी ठीक से देखे जाने बाकी हैं। कोर्ट ने उनकी बात सुनी और उन्हें 8 दिसंबर तक की राहत दे दी, यानी अब अगली सुनवाई 8 दिसंबर को होगी। ये राहत छोटी है, लेकिन कानूनी लड़ाई में हर एक दिन मायने रखता है, खासकर तब जब मामला इतना पुराना और पेचीदा हो। अब हम थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। लैंड फॉर जॉब सुनने से ही समझ में आता है, जमीन दो और नौकरी लो। ये कहानी है साल 2004 से 2009 के बीच की। उस वक्त केंद्र में यूपीए की सरकार थी और लालू प्रसाद यादव देश के रेल मंत्री थे। आरोप है कि उस दौर में रेलवे में बहुत से लोगों को नौकरियां दी गई, लेकिन इसके लिए कोई परीक्षा या सही प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। सीबीआई का कहना है कि जिन लोगों को नौकरियां मिली, उन्होंने बदले में अपनी कीमती जमीन लालू यादव के परिवार या उनके करीबियों को दे दी। ये एक बार्टर सिस्टम की तरह था, एक हाथ दो, दूसरे हाथ लो। आप मुझे अपनी जमीन का टुकड़ा दो, मैं आपको सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर दूंगा। सीबीआई का दावा है कि इस तरह करीब 1 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा जमीन लालू परिवार के पास आई, और वो भी बहुत ही कम दामों पर। अब आप सोच रहे होंगे कि सरकारी नौकरी तो नियमों से मिलती है, तो ये सब कैसे हो गया? इसे आपको समझाती हूं। रेलवे में एक कैटेगरी होती है सब्स्टिट्यूट्स की। ये एक तरह की अस्थायी नौकरी होती है जिसे बाद में पक्का कर दिया जाता है। आरोप है कि लालू यादव के मंत्री रहते हुए बिना किसी सरकारी विज्ञापन के चोरी छिपे पटना और उसके आसपास के कई लोगों को रेलवे के अलग अलग जोन्स में सब्स्टिट्यूट बना दिया गया। इन लोगों की पोस्टिंग मुंबई, जबलपुर, कोलकाता जैसे जोन्स में कर दी गई। और मजे की बात यह है कि आवेदन करने के 3 दिन के अंदर ही इन्हें नौकरी मिल गई। इसके बदले में इन उम्मीदवारों या उनके परिवार वालों ने अपनी जमीन लालू यादव की पत्नी राबड़ी देवी या बेटियों के नाम करा दी। कुछ मामलों में जमीन सीधे गिफ्ट कर दी गई, तो कुछ मामलों में इसे बहुत ही सस्ते में बेचा गया। सीबीआई कहती है कि जमीन के जो दाम कागजों पर दिखाए गए, वो उस समय के मार्केट रेट से 4 से 5 गुना कम थे। मतलब करोड़ों की जमीन कौड़ियों के भाव लिखवा ली गई, सिर्फ एक सरकारी नौकरी के लालच में। एक सवाल जो अक्सर उठाया जाता है वो ये कि इस पूरे मामले में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का नाम बार बार क्यों आता है, जबकि उस वक्त तो वो काफी छोटे थे। तो यहाँ एंट्री होती है कंपनी की जिसका नाम है एके इन्फो सिस्टम्स। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि ये इस केस की अहम कड़ी है। जांच एजेंसी ईडी और सीबीआई का कहना है कि कुछ जमीनें सीधे परिवार को नहीं बल्कि इस एके इन्फो सिस्टम्स कंपनी को बेच दी गई। बाद में साल 2014 में इस कंपनी के शेयर्स बहुत ही कम कीमत पर तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी को ट्रांसफर कर दिए गए। एजेंसियों का आरोप है कि यह कंपनी सिर्फ एक शेल कंपनी थी, जिसका इस्तेमाल सिर्फ जमीन लेने के लिए किया गया। तेजस्वी यादव की तरफ से हमेशा यही दलील दी जाती है कि जब ये सब हुआ तब वो नाबालिग थे, तो उन्हें साजिशकर्ता कैसे माना जा सकता है। लेकिन कोर्ट और एजेंसियों का कहना है कि वो इस अपराध के बेनिफिशियरी यानी लाभार्थी तो हैं, क्योंकि कंपनी और जमीन अब उनके पास है। इस केस में 2 बड़ी एजेंसियां लगी हुई हैं, सीबीआई और ईडी। दोनों का काम अलग अलग है, इसे समझना जरूरी है। सीबीआई जांच कर रही है भ्रष्टाचार की, कैसे मंत्री पद का दुरुपयोग करके नौकरियां बांटी गई और घूस ली गई। वहीं ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच कर रही है मनी लॉन्ड्रिंग की। ईडी ये पता लगा रही है कि उस जमीन से जो पैसा कमाया गया उसे व्हाइट करने की कोशिश कैसे की गई। यही वजह है कि लालू यादव और उनके परिवार को अलग अलग अदालतों में और अलग अलग मामलों में पेश होना पड़ता है। अब जरा इसका राजनीतिक मतलब भी समझ लीजिए। बिहार की राजनीति में लालू यादव का परिवार एक धुरी की तरह है, जिसके चारों तरफ या जिसके इशारों पर सब चलता है।
जब भी चुनाव आते हैं या कोई बड़ा राजनीतिक बदलाव होना होता है, इन मामलों की चर्चा तेज हो जाती है। लालू की पार्टी आरजेडी का हमेशा से कहना रहा है कि सब राजनीतिक बदले की भावना से किया जा रहा है। आरजेडी का तर्क है कि ये केस तो 15 से 20 साल पुराने हैं और इन्हें अब सिर्फ लालू परिवार को परेशान करने और चुनाव में कमजोर करने के लिए खोला जाता है। तो फिर मतलब क्या किया जाए? 15-20 साल पहले अगर आपने कोई अपराध किया है तो उसको भुला दिया जाए। दूसरी तरफ जांच एजेंसियां सबूत की बात करती हैं। वो कहती हैं कि उनके पास गवाह हैं, जमीन के कागज हैं और पैसे के लेन देन का हिसाब है। अब वापस आज की खबर पर आते हैं। 8 दिसंबर को अब क्या होगा? 8 दिसंबर को कोर्ट फिर से बैठेगी और तय करेगी कि क्या सबूत इतने पक्के हैं कि लालू परिवार पर आरोप तय किए जाएं। अगर आरोप तय हो जाते हैं तो फिर असली ट्रायल शुरू होगा। गवाहों की पेशी होगी, सबूत दिखाए जाएंगे और लंबी बहस चलेगी। लालू यादव की सेहत भी एक बड़ा मुद्दा है। वो कई बीमारियों से जूझ रहे हैं, इसलिए कोर्ट अक्सर उन्हें पेशी से थोड़ी राहत दे देता है, जिसे एग्जेम्पशन कहते हैं। लेकिन ये तलवार तो अब भी लटकी हुई है। अगर इस मामले में सजा होती है तो ये तेजस्वी यादव के राजनीतिक करियर के लिए बड़ी मुसीबत बन सकती है। चाहे बात लैंड फॉर जॉब की हो या किसी और घोटाले की, नुकसान तो हमेशा आम आदमी और सिस्टम के भरोसे का होता है। सोचिए उस होनहार छात्र के बारे में जिसने दिन रात पढ़ाई की होगी, लेकिन उसे नौकरी नहीं मिली क्योंकि उसके पास लालू जी को देने के लिए जमीन नहीं थी। जब सरकारी नौकरियां मेरिट की जगह लेन देन से मिलने लगती हैं, तो ये सिर्फ कानून का उल्लंघन नहीं, बल्कि उन लाखों युवाओं के सपनों के साथ धोखा है। अदालत अपना काम कर रही है, फैसला आने में वक्त लगेगा। 8 दिसंबर को क्या होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन अगर आपको इस मुद्दे पर कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर भेजें। 4 दिसंबर कैलेंडर में ये सिर्फ एक तारीख है, लेकिन हमारे देश के इतिहास में ये वो दिन है जब हमने समुद्र की लहरों पर अपनी जीत की कहानी लिखी थी। आज इंडियन नेवी डे है, यानी भारतीय नौसेना दिवस। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि हम नेवी डे 4 दिसंबर को ही क्यों मनाते हैं? क्या इस दिन हमारी नौसेना बनी थी? जी नहीं। आज के दिन हमारी नेवी ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया था जो आज भी उसे दर्द देता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हमारी नेवी कितनी ताकतवर है और इस क्षेत्र में पाकिस्तान कहां खड़ा है। तो ये कहानी शुरू होती है 1971 के भारत पाक युद्ध से। 4 दिसंबर 1971 की रात हमारी नेवी ने एक ऐसा प्लान बनाया जिसका नाम था ऑपरेशन ट्राइडेंट। ये एक ऐसा बोल्ड ऑपरेशन था जिसने क्षेत्र में नौसैनिक युद्ध की परिभाषा बदल दी। उस रात भारतीय जहाजों ने कराची पोर्ट पर ऐसी तबाही मचाई कि पाकिस्तान नेवी का हेडक्वार्टर्स तक खाक कर दिया। उनका ऑयल डिपो 7 दिन तक जलता रहा। यह हमला इतना भीषण था कि पाकिस्तान को समझ ही नहीं आया कि हुआ क्या है। इसी जीत की याद में हम 4 दिसंबर को नेवी डे मनाते हैं। लेकिन बात सिर्फ 1971 की नहीं है। आज 2025 में समुद्र में भारत की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अगर हम तुलना करें तो भारत और पाकिस्तान की नेवी में जमीन आसमान का फर्क है। यह ऐसा है जैसे आप एक शेर की तुलना किसी छोटे से जानवर से कर रहे हैं। सबसे बड़ा फर्क है एयरक्राफ्ट कैरियर्स का। एयरक्राफ्ट कैरियर समंदर में तैरता हुआ एक हवाई अड्डा होता है। ये किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। आज भारत के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, आईएनएस विक्रमादित्य और हमारा अपना बनाया हुआ आईएनएस विक्रांत। जानते हैं पाकिस्तान के पास कितने हैं? एक भी नहीं, 0। सिर्फ यही नहीं, हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स हैं जो दुश्मन के जहाजों को बर्बाद कर सकते हैं। हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन्स हैं जो महीनों तक पानी के नीचे छिपी रह सकती है। पाकिस्तान की पूरी रणनीति सिर्फ अपने तटों को बचाने की है, यानी डिफेंस की, जबकि भारत की नेवी एक ब्लू वाटर नेवी है। ब्लू वाटर नेवी, इसका मतलब है ऐसी सेना जो अपने देश से हजारों मील दूर जाकर गहरे समंदर में भी ऑपरेशन कर सकती है और दुश्मन को घर में घुसकर मार सकती है। चलिए अब मैं आपको भारतीय नौसेना की उन बड़ी जीतों के बारे में बताती हूँ जो हमें दुनिया की सबसे बेहतरीन नौसेना में से एक बनाती है। पहली जीत तो वही है जिसका जिक्र मैंने किया, 1971 का ऑपरेशन ट्राइडेंट, जब हमने कराची पोर्ट को बर्बाद कर दिया था। यह दुनिया में मिसाइल बोट्स का सबसे सफल हमला माना जाता है। दूसरी जीत भी 1971 की ही है, ऑपरेशन पाइथन। जब पाकिस्तान ने सोचा कि हम वापस चले गए हैं तो हमने दोबारा हमला किया और उनकी बची कुची हिम्मत भी तोड़ दी। लेकिन आपको बताऊं, इनके अलावा जो एक बहुत बड़ी और जीत रही है वो इससे 10 साल पहले
1961 में गोवा की आजादी के दौरान रही, जब ऑपरेशन विजय के तहत हमारी नेवी ने पुर्तगालियों को घेर लिया था और गोवा को भारत का हिस्सा बनाया। चौथी बड़ी उपलब्धि है ऑपरेशन कैक्टस। साल 1988 में मालदीव में तख्ता पलट होने वाला था। वहां की सरकार खतरे में थी। तब भारतीय सेना ने समंदर के रास्ते जाकर मालदीव को बचाया था। ये दुनिया को दिखाने के लिए था कि भारत अपने पड़ोसियों की रक्षा करना जानता है। समुद्री लुटेरों या पायरेट्स के खिलाफ नेवी का हालिया एक्शन भी इन्हीं में से एक है। आपने खबरों में सुना होगा कि कैसे अरब सागर में हमारे कमांडोज ने विदेशी जहाजों को बचाया। अब एक नजर भारतीय नौसेना की ताकत पर भी डाल लीजिए। हमारा न्यूक्लियर ट्रायड पूरा हो चुका है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि अब भारत जमीन, हवा और पानी तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम है। INS अरिहंत जैसी पनडुब्बी हमारे पास है। ये पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा डर है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चलेगा कि समंदर में कहां छिपी बैठी है। इसके अलावा भारत की आत्मनिर्भरता, आज हम दूसरे देशों से जहाज नहीं खरीद रहे बल्कि खुद बना रहे हैं। INS विक्रांत इसका सबसे बड़ा सबूत है। हम दुनिया के उन चुनिंदा 5-6 देशों में शामिल हो गए हैं जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर खुद बना सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी और इंजीनियरिंग की बहुत बड़ी मिसाल है। अब सवाल आता है कि इन सब का हम पर और आप पर क्या असर पड़ता है। देखिए, हमारा बहुत सारा व्यापार समंदर के रास्ते होता है। तेल, गैस और सामान जहाजों से आता है। अगर हमारी नेवी मजबूत नहीं होगी तो कोई भी देश हमारा रास्ता रोक सकता है। आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल डलता है वो सुरक्षित आप तक पहुंचे, ये जिम्मेदारी नेवी की है। पाकिस्तान की बात करें तो वो अब चीन की गोद में जाकर बैठ गया है। वो चीन से सबमरीन्स और फ्रिगेट्स खरीद रहा है ताकि भारत को टक्कर दे सके। लेकिन एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पाकिस्तान की नेवी सिर्फ एक सी डिनायल फोर्स है, यानी वो सिर्फ हमें रोकने की कोशिश कर सकती है, हमसे जीत नहीं सकती। जबकि भारत की सोच सी कंट्रोल की है, यानी समंदर पर हमारा राज हो। हम शांति चाहते हैं, लेकिन अगर कोई आंख दिखाएगा तो हम जवाब देना भी जानते हैं। समंदर खामोश जरूर होता है, लेकिन हमारी नेवी कभी सोती नहीं है। ये सफेद वर्दी वाले जवान अपने परिवारों से महीनों दूर रहकर गहरे पानी के बीच हमारी सुरक्षा करते हैं, ताकि हम अपने घरों में चैन से सो सकें। अगली बार जब आप समंदर की लहरों को देखें तो याद रखिएगा कि उन लहरों के नीचे और ऊपर कोई है जो भारत की ढाल बनकर खड़ा है। नेवी डे पर उन सभी वीरों को कड़क टीम का सलाम। दुनिया भर में सोशल मीडिया पर पोस्ट करना कम हो रहा है और इस ट्रेंड को नाम दिया गया है पोस्टिंग जीरो। फाइनेंशियल टाइम्स में छपी एक स्टडी में 50 देशों के 2.5 लाख ऑनलाइन यूजर्स का डेटा देखकर यह पाया गया कि सोशल मीडिया के इस्तेमाल में करीब 10% की गिरावट आ चुकी है। इंटरेस्टिंग है ना ये? सबसे पहले साफ कर दूं कि पोस्टिंग जीरो का मतलब सोशल मीडिया छोड़ देना नहीं है। ज्यादातर लोग आज भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स या टिकटॉक खोलते हैं, स्क्रॉल करते हैं, रील्स देखते हैं, मीम्स सेव करते हैं, लेकिन अपने खुद की फोटो, वीडियो या डेली लाइफ अपडेट्स पोस्ट नहीं करते। ये ट्रेंड बेसिक यूजर्स के बारे में है, ना कि इन्फ्लुएंसर्स या फुल टाइम क्रिएटर्स के बारे में। न्यूयॉर्कर के राइटर काइली चाइका ने इसे पोस्टिंग जीरो नाम दिया जब उन्हें लगा कि आम लोगों के पोस्ट अब पहले जितने रेगुलर नहीं रहे, यानी नॉर्मल यूजर्स की आवाज टाइमलाइन से धीरे धीरे गायब होने लगी है। फाइनेंशियल टाइम्स ने ऑडियंस रिसर्च कंपनी GWI के साथ मिलकर एक ग्लोबल सर्वे का डेटा देखा। इसमें 50 देशों के लगभग 2.5 लाख लोग शामिल थे और नतीजा ये निकला कि कुल मिलाकर सोशल मीडिया यूसेज लगभग 10% तक गिरा है। सबसे ज्यादा गिरावट यंग यूजर्स में है। ये और दिलचस्प है, यानी जेन जी। एक और ग्लोबल डेटा सेट बताता है कि लोगों का सोशल मीडिया पर बिताया जाने वाला औसत समय 2022 में पीक के बाद थोड़ा थोड़ा कम होना शुरू हो गया है। आज भी करीब 5.3 अरब लोग सोशल मीडिया पर हैं, लेकिन उनका एवरेज टाइम करीब 2 घंटे प्रतिदिन तक सिमट गया है। मतलब प्लेटफॉर्म्स अब भी बहुत बड़े हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल का पैटर्न धीरे धीरे बदलता हुआ दिख रहा है। लोग वही हैं, एप्स वही हैं, बस पोस्ट करने की आदत बदल रही है। और ऐसा होने के पीछे कई कारण हैं। पहला, ओवर कमर्शियलाइजेशन, यानी फीड अब दोस्तों की तस्वीरों से कम और एड्स और इन्फ्लुएंसर्स के स्पॉन्सर्ड कंटेंट और AI जनरेटेड रैंडम वीडियो से ज्यादा भर गया है। ये आपने भी महसूस किया होगा। कई रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंटरनेट पर अब बॉट्स और ऑटो जनरेटेड कंटेंट की भरमार है, जिससे असली यूजर्स की बात पीछे छूट जाती है।
जब यूजर ऐप खोलता है उसे अपने दोस्त की शादी या कॉलेज लाइफ की जगह से वायरल रील्स और ब्रांड कैंपेन्स दिखते हैं, तो उसका अपना कुछ पोस्ट करने का मन नहीं करता। दूसरा बड़ा कारण है जजमेंट और ट्रोलिंग का डर। आज की जेनजी अच्छी तरह जानती है कि एक छोटी सी फोटो या ओपिनियन पर भी लोग मजाक उड़ा सकते हैं, बॉडी शेमिंग कर सकते हैं या खुलेआम गालियां दे सकते हैं। इसलिए बहुत से लोग चुपचाप सिर्फ स्क्रॉल करना चुनते हैं, अपना कुछ नहीं लिखते, क्योंकि जैसे ही आप अपनी ओपिनियन वहां पर डालेंगे तो 10 तरह के लोग आ जाएंगे आपकी ट्रोलिंग करने, जिनको आपकी बात पसंद नहीं आती। तीसरा एंगल मेंटल हेल्थ का भी है। कई स्टडीज दिखाती हैं कि कंपैरिजन कल्चर, फोमो, द फियर ऑफ मिसिंग आउट, और क्यूरेटेड परफेक्ट लाइव्स देखने का सीधा असर एंजाइटी, लो सेल्फ एस्टीम और लोनलीनेस पर पड़ता है। ऐसे माहौल में पोस्ट करना कई युवाओं के लिए इमोशनल रिस्क जैसा लगने लगा है, इसलिए वो पब्लिक शेयरिंग से पीछे हट रहे हैं। इस बीच कई देशों ने अपने यहाँ सोशल मीडिया एप्स पर बैन लगाना भी शुरू कर दिया है। इसका ताजा उदाहरण है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पूरी तरह से बैन कर दिया है। खबर इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने बच्चों की सुरक्षा के लिए इतना सख्त कदम उठाया है। और हमारे यहाँ देखिए, छोटे छोटे बच्चे, मुझे तो कई बार बड़ा गुस्सा आता है देखकर, माता पिता बच्चे के हाथ में फोन पकड़ा देते हैं और वो देखते भी नहीं कि बच्चा उस पर कर क्या रहा है। ऑस्ट्रेलिया के कानून के मुताबिक 10 दिसंबर से फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट और टिकटॉक जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स को 16 साल से कम उम्र के बच्चों को अपने सिस्टम से हटाना होगा। अगर ये कंपनियां ऐसा नहीं कर पाती हैं तो उन्हें करीब 295 करोड़ रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। इस आदेश का पालन करते हुए मेटा ने कार्रवाई शुरू कर दी है और करीब 5 लाख से ज्यादा ऐसे अकाउंट्स की पहचान की है जिन्हें 10 दिसंबर तक लॉक कर दिया जाएगा। जिन बच्चों के अकाउंट बंद हो रहे हैं उनके लिए मेटा ने एक रास्ता दिया है। कंपनी ने यूजर्स को नोटिफिकेशन भेजा है कि वो अपना डेटा, जैसे उनकी पुरानी तस्वीरें, वीडियो और चैट्स को डाउनलोड करके सुरक्षित कर लें। खास बात यह है कि अकाउंट हमेशा के लिए डिलीट नहीं हो रहे, बल्कि फ्रीज किए जा रहे हैं। जब ये बच्चे 16 साल के हो जाएंगे तो वो अपनी उम्र का सबूत देकर अपना पुराना अकाउंट और यादें वापस पा सकेंगे। सरकार का मानना है कि सोशल मीडिया बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए खतरनाक हो गया है। साइबर थ्रेट्स, बॉडी इमेज इश्यूज और ऑनलाइन शिकारियों से बच्चों को बचाने के लिए ये लक्ष्मण रेखा खींची गई है। वहीं दुनिया भर में करोड़ों जेनजी अपने लिए अपनी अपनी लक्ष्मण रेखा खुद खींच रहे हैं। तो एक तरफ पोस्टिंग जीरो का ट्रेंड है, जहां लोग खुद अपनी मर्जी से सोशल मीडिया पर अपनी जिंदगी दिखाना कम कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया जैसे देश हैं जो कानून बनाकर अपने बच्चों को इस दुनिया से दूर रख रहे हैं। ये दोनों ही बातें एक बड़े बदलाव का संकेत है। सोशल मीडिया का वो दौर शायद अब ढलान पर है, जहां लोग अपनी परफेक्ट जिंदगी की नुमाइश करते हैं, लेकिन अब विज्ञापनों की भीड़, ट्रोलिंग के डर और मेंटल हेल्थ के दबाव से लोग थकने लगे हैं। सवाल है कि क्या ये सोशल मीडिया के एक नए, ज्यादा हेल्दी और प्राइवेट दौर की शुरुआत है? आपको क्या लगता है? और क्या आप मानते हैं कि भारत में भी ऐसा कोई नियम होना चाहिए कि बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए कुछ कदम उठाए जाएं? पहला कदम तो घर में पेरेंट्स से ही उठना चाहिए, लेकिन क्या इसको ऑफिशियली सरकार की तरफ से भी कोई कदम उठना चाहिए? आप क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें जरूर बताइए। तो खबरें अनकही में आज मेरे साथ इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको संसद से एक अच्छी सी तस्वीर दिखाती हूँ। आमतौर पर हम संसद से सिर्फ शोरगुल और हंगामे की तस्वीरें देखते हैं, लेकिन ये बड़ी प्यारी सी तस्वीर है। राहुल गांधी कैसे खड़गे जी के कंधे की मसाज कर रहे हैं, शायद उनकी थकान दूर करने की कोशिश कर रहे होंगे। देखिए आप भी।